2015 में मैंने एक्चुअली कॉर्पोरेट वर्ल्ड को गुड बाय बोला और मैंने खुद की कंसल्टिंग कंपनी बोल सकते हैं या स्टार्टअप मेंटरशिप कंपनी बोल सकते हैं, स्टार्ट किया। और मुझे आपकी मेंटरशिप चाहिए, मुझे आपका गाइडेंस चाहिए, मुझे आपके सर्विसेज चाहिए। तो वो एग्जैक्टली क्या है जो आप अभी एज ऑफ टुडे ऑफर कर रही है? I call myself a 360 degree. I'm not the new age only digital marketeer. I can actually provide a complete go to market strategy. एज एक स्टार्टअप फाउंडर की तरह अगर मैं सोचूं तो क्या मतलब मार्केट में गैप है? हाँ, गैप बहुत है, बहुत बड़ा गैप है। अगर हम देखेंगे तो कुछ साल पहले डिजिटल मार्केटिंग इतनी बड़ी बात नहीं थी। एक्चुअली हार्डकोर ट्रेडिशनल मार्केटिंग ही सब लोग करते थे। एडवर्टाइजमेंट होते थे, एड फिल्म्स बनते थे, बिलबोर्ड्स होते थे, राइट, या फिर प्रेस रिलीज होते थे, मीडिया ब्रीफिंग्स होती थी। अब बहुत सारी चीज़ें कुछ हो रही हैं, बट बहुत सारी चीज़ें आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी पहुंच गई हैं, तो मार्केटिंग भी इवॉल्व हो रहा है। आजकल के डिजिटल मार्केटियर मेंटर्स हैं, वो B2B और B2C इंडस्ट्री को सेपरेटली नहीं मेंटरशिप करते हैं। सोशल मीडिया पे हमारी फैमिली भी है, हमारे रिलेटिव्स भी हैं, हमारे फ्रेंड्स भी हैं, हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हैं, तो स्कूल के फ्रेंड्स भी हैं सोशल मीडिया पे। But still our business is not growing on social media. Why? I think सबसे पहले ये कि जो आजकल के स्टार्टअप्स हैं, they are in a hurry to get funding and scale, become big. वो ना ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं करना चाहते। जैसे हमारे फादर्स, ग्रैंडफादर्स ने बिजनेस किए हैं, वो वैसे नहीं करना चाहते। वो इमीडिएटली बहुत जल्दी स्पीड चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मंगेश कुलकर्णी अनबिटन बिजनेस स्टोरी के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने योगेश गावंडे, नीरज बोराटे जैसे अपकमिंग स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ इंटरव्यू किया है। कई सारे स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ मेरी बातचीत होती है और मैं एक एनालिसिस करते रहता हूँ कि मोर देन 90% स्टार्टअप्स फेल होते हैं। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, ये ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट और हम लोग पूरा एक इकोसिस्टम स्टार्टअप्स के पीछे हम लोग लगे हुए हैं। तो स्टार्टअप्स फेल होना ये इतनी अच्छी बात नहीं है, और अगर वो परसेंटेज अगर 90% से ज़्यादा है तो इट इज़ समथिंग टू वरी। तो इसीलिए हमने आज एक स्टार्टअप एक्सपर्ट को इनवाइट किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उन्हें स्टार्टअप गुरु करके रिकॉग्नाइज किया है। उनका नाम है मंजुला नायर मैम। मैम वेलकम। सबसे पहले मैं ऑडियंस को एक बोलना चाहूँगा, एक 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए, लिंक्डइन पे जाइए, मंजुला सुभाष नायर सर्च कीजिए, मैम के साथ कनेक्ट कीजिए। उनकी जो प्रोफाइल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैम की यूनिक बात ऐसी है कि उन्होंने पहला जो उनका फर्स्ट इनिंग्स था वो कॉरपोरेट में, अच्छा MNC में सीनियर पोजीशन पे उन्होंने काम किया, और उसके बाद में जो मोदी जी का विजन है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप होना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने एज ए स्टार्टअप मेंटोर कंसल्टेंट करके फिर बाद में 2015-16 में काम चालू किया है। और अभी जो वो कर रही है तो कॉरपोरेट एंड बिजनेस कोच, गो टू मार्केट एंड कॉरपोरेट कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट, मोटिवेशनल इंडस्ट्री स्पीकर, यूनिवर्सिटी सिलेबस क्रिएटर ऑन सब्जेक्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, स्टैनफोर्ड सीड मेंटोर एंड न्यूज़ रिपोर्टर। तो इतनी अच्छी रिच प्रोफाइल जिनकी है उनको हमने आज इनवाइट किया है। मैम फिर से आपका स्वागत है। स्टार्ट हम लोग करते हैं कि आपकी जो जर्नी है, हम लोग 2 फेज में करेंगे। पहले कुछ एक 10-15 मिनट आपके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि वो भी एक हमारे लिए इंस्पिरेशन है। एंड सेकेंड फिर आपका जो एक्सपीरियंस है और स्टार्टअप्स के ऊपर हम लोग आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी और आज तक का आपका जो ये जर्नी है वो कैसी रही है? मेरा करियर शुरू हुआ मीडिया इंडस्ट्री के साथ। बैंगलोर में पली बड़ी हूँ और बैंगलोर में ही ओगलवी एंड मैथर और लिंटास जैसी कंपनीज में मैंने काम किया। कुछ इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज में भी काम किया जो इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स करते थे भारत में। बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली रीजन में होता था। फिर वहाँ से, क्योंकि बैंगलोर सिटी है तो द बिगेस्ट इंडस्ट्री उस समय जो थी वो आईटी इंडस्ट्री थी। करेक्ट। तो मैंने आईटी इंडस्ट्री ज्वाइन की आफ्टर सर्विंग फ्यू इयर्स इन मीडिया,
एंड आईटी में भी मैं मार्केटिंग और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन फंक्शन में ही आई हूँ। एंड देखा जाए तो आईटी क्लाइंट्स जो हमारे होते थे जब हम ओएनएम में रहते थे, तो इन अ वे मैं उनकी जगह पे शिफ्ट हो गई, करेक्ट। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था। रोल्स फिर भी वही थे कि ग्रोथ देखना है, कंपनी को एलिवेट करना है, सेल्स एनेबलमेंट करना है, मार्केटिंग कोलैटरल्स अच्छे बनाने हैं ताकि सेल्स टीम के पास अच्छा कोलैटरल हो फॉर गो टू मार्केट। तो यही मैंने किया। 20 साल तक मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को दिए अपने, जिसमें मैंने एचपी में जॉब किया, आईटी सेपिएंट नाइट्रो कंपनी में जॉब किया। फिर सत्यम कंप्यूटर्स में ड्यूरिंग द क्राइसिस मैं वन ऑफ द पर्सन थी जो इंस्ट्रूमेंटल थी टू हैंडल द क्राइसिस, स्पेशली बिकॉज मैं जीएम मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन थी, और एग्रेसिव मीडिया को हैंडल कर रहे थे उस समय हम, बिकॉज उस समय मीडिया बस कुछ भी बोल रही थी, निरोधार था वो। या एंड उस समय हमने अच्छे मीडिया को लिवरेज किया जिससे हम अपनी कंपनी को एटलीस्ट उस लेवल तक ले जा सके कि कोई हमें बाय आउट कर सके। करेक्ट। तो फिर सत्यम के बाद मैं पुणे आई हूँ, एंड पुणे में मैं एमडॉक्स कंपनी के साथ थी 7 साल तक एज रीजनल मार्केटिंग हेड फॉर देम, एंड एपैक रीजन में बहुत काम किया है मैंने। एंड 2015 में मैंने एक्चुअली कॉर्पोरेट वर्ल्ड को गुड बाय बोला, और मैंने खुद की कंसल्टिंग कंपनी बोल सकते हैं या स्टार्टअप मेंटरशिप कंपनी बोल सकते हैं, स्टार्ट किया। एंड आज ऑलमोस्ट 10 साल होने को आ गए हैं। मैंने बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल वर्क किया इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑल ओवर इंडिया, नॉट जस्ट पुणे स्पेसिफिक बट ऑल ओवर इंडिया। अभी जो एक मतलब स्टार्टअप कंसल्टेंट हमें समझ में आया, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक स्टार्टअप है और मुझे आपकी मेंटरशिप चाहिए, मुझे आपका गाइडेंस चाहिए, मुझे आपके सर्विसेज चाहिए, तो वो एग्जैक्टली क्या है जो आप अभी एज ऑफ टुडे ऑफर कर रही है? अगर हम देखेंगे कि हर स्टार्टअप का, या सिंपल चीज लेट्स सी कि शार्क टैंक पे हम लोग सब शार्क टैंक देखते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स जाते हैं शार्क टैंक में, आधी से ज़्यादा टाइम उनको फंडिंग किस लिए चाहिए होती है? या तो वो एलिवेट करना चाहते हैं अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर वो एक्चुअली मार्केटिंग को एलिवेट करना चाहते हैं, मार्केटिंग फंड्स उनके पास कम पड़ रहे हैं, इसीलिए उनको फंडिंग की ज़रूरत पड़ रही है। नाउ आई एम अ सीजन्ड मार्केटियर, एक तो बिकॉज मैं मीडिया से आई जहाँ पे मैंने ऑटोमोबाइल भी हैंडल किया, मैन्युफैक्चरिंग भी हैंडल किया, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, एंड देन आई स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन आईटी इंडस्ट्री। तो आई एम अ मार्केटियर हु कैन एक्चुअली talk about talk about any industry ka marketing and corporate communication strategy. Correct. And so I call myself a 360 degree. I'm not the new age only digital marketeer. I can actually provide a complete go to market strategy जो आप पूरे साल आपका कैलेंडर क्रिएट करो और यूटिलाइज करो, सो दैट पूरे साल आपका कुछ ना कुछ मार्केटिंग इम्पैक्ट हो रहा है जिसकी वजह से ग्रोथ आ रहा है। तो अभी स्टार्टअप्स का ये सबसे बड़ा नीड है, जो स्टार्टअप मेंटरशिप होती है उसमें सबसे बड़ा होता है कि ओके हमने प्रोडक्ट बना लिया, हमको पता है इसकी नीड भी है मार्केट में Correct. और डिमांड है, बट हाउ डू वी एक्साइट अवर ऑडियंस टू बाय अस आउट? हाउ व्हाट शुड बी द trigger point that they should buy us versus some competitor who's already there in the market, right? Correct. तो वो चीज कौन हैंडल कर सकता है? वो मार्केटियर्स ही हैंडल कर सकते हैं। तो Correct. मेरा जो स्टार्टअप मेंटरशिप में सब्जेक्ट भी है वो मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है, जिसमें मैं उनको फाउंडर्स और को फाउंडर्स को यही सिखाती हूँ कि हाउ यू कैन बी कॉस्ट कॉन्शियस, हाउ यू कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव, and what are the different tools you can use to reach out to your market even if you do not have a बड़ा marketing budget, you know? तो आप कैसे छोटी छोटी चीज़ें कंसिस्टेंट रह के कर सकते हो विद इन मार्केटिंग और उसको एलिवेट कर सकते हो। तो मेरा स्पेशलाइजेशन इन स्टार्टअप मेंटरशिप इज मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ओनली। जैसा अभी आप जो अभी सर्विस दे रही हो, तो मतलब उसकी एज अ एक स्टार्टअप फाउंडर की तरह अगर मैं सोचूं, तो
क्या मतलब मार्केट में गैप है, आपके जैसे कंसल्टेंट वो हायर नहीं कर सकते, मतलब ऑन रोल उनको हायर नहीं कर सकते मार्केट चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, इसके लिए आपके सर्विसेज की रिक्वायरमेंट में ऐसा कुछ है, मतलब मार्केट में गैप है, आपको लग रहा है ऐसा? हाँ, गैप बहुत है, बहुत बड़ा गैप है। एक्चुअली क्या है, मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी, बहुत इवॉल्व हुआ। तो करेक्ट। मार्केटिंग अगर हम देखेंगे तो कुछ साल पहले डिजिटल मार्केटिंग इतनी बड़ी बात नहीं थी। एक्चुअली हार्डकोर ट्रेडिशनल मार्केटिंग ही सब लोग करते थे। एडवर्टाइजमेंट होते थे, एड फिल्म्स बनते थे, बिलबोर्ड्स होते थे, राइट, या फिर प्रेस रिलीज होते थे, मीडिया ब्रीफिंग्स होती थी। अब बहुत सारी चीजें कुछ हो रही हैं, बट बहुत सारी चीजें आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी पहुंच गई हैं। तो मार्केटिंग भी इवॉल्व हो रहा है। करेक्ट। सो अब इसमें क्या होता है, मार्केटिंग मेंटोर्स जो होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक टू वन फंक्शन को पकड़ के उसी में वो लोग एलिवेट होने लग जाते हैं। लाइक सो डिजिटल मार्केटिंग। या लाइक डिजिटल मार्केटिंग के आपको मेंटर्स बहुत मिलेंगे। हम्म। बहुत ज्यादा वेबिनार्स भी होते हैं डिजिटल मार्केटिंग पे एंड ऑल। बट सबसे बड़ी बात जहाँ पे मैंने गैप देखा है कि फाइन, डिजिटल मार्केटिंग इज नीडेड, हमको चाहिए डिजिटल मार्केटिंग करना है, हमें सोशल मीडिया पे रहना है हमको, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है आजकल, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, हमको वहाँ पे रहना है। बट एट द सेम टाइम आई हैव सीन दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड विच सोशल मीडिया मेरे लिए फायदेमंद है। क्या मुझे लिंक्डइन पे रहना है या मुझे Correct. फेसबुक इंस्टाग्राम पे रहना है? वो एक मैंने देखा है कि बहुत बड़ा गैप है। सेकंड है कि जो आजकल के डिजिटल मार्केटर मेंटर्स हैं वो B2B और B2C इंडस्ट्री को सेपरेटली नहीं मेंटरशिप करते हैं। करेक्ट। तो वो कंबाइन कर देते हैं। अब कुछ चैनल्स होते हैं जो B2B में बहुत अच्छे होते हैं, बट कुछ चैनल्स होते हैं जो B2C में अच्छे होते हैं। Correct. जरूरी नहीं कि सब कुछ सबके लिए अच्छा है। बहुत सारा मतलब बहुत ज्यादा डिवाइड दिखता है उसमें। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रैटेजी मिस होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, टिपिकली जैसे मैंने स्टार्टअप्स को मेंटर किया है तो उनका सिनेरियो क्या होता है, फाउंडर, वन ऑफ द को फाउंडर या फाउंडर इज हैज इंटरेस्ट इन मार्केटिंग। तो वो बन जाता है कि CMO चलो, हाँ चलो, जब तक हमारी कंपनी एक लेवल तक नहीं पहुंचती मैं मार्केटिंग भी मैं ही हैंडल करता हूँ। वो क्या करते हैं, एक दो लोग हायर कर लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग तो चाहिए हमें, तो दो बच्चे आएंगे, फ्रेशर्स होंगे, उनको हम सिखाएंगे, वो हमारा सोशल मीडिया एलिवेट करेंगे। बट हर दिन सुबह, अब यू आर अ फाउंडर, यू हैव मेनी अदर टास्क इन योर हैंड। अब हर दिन सुबह अगर ये बच्चे आप ही का वेट कर रहे हैं कि आप उनको बताओगे क्या करना है, तो दिस इज नॉट मार्केटिंग, दिस इज नॉट अ मार्केटिंग फंक्शन। मार्केटिंग फंक्शन है जब वो मैनेजमेंट को बताता है कि हमको क्या करना चाहिए। Yes, absolutely. It is not where they have to wait for management to tell them do this today, do that today. They Correct. should go to the management and say, listen, we need to do this today, we need to do that today. They need to go to the sales people and say, this is what we have created for you, this is how you can approach to your customers Correct. effectively, right? तो वहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गैप है। एंड आई थिंक अभी मेरे जैसे बहुत सीजन्ड मार्केटियर्स मार्केट में आ रहे हैं, तो वो थोड़ा एक 360 डिग्री मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मेंटरशिप अप्रोच लेकर आ रहे हैं, जिसमें बस डिजिटल मार्केटिंग ही नहीं बट कंप्लीट लाइक पब्लिक रिलेशन बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल फील्ड है विद इन मार्केटिंग। वो कॉस्ट कॉन्शियस भी है। प्रेस रिलीज करना बहुत कॉस्ट, सबसे कॉस्ट कॉन्शियस एफर्ट है प्रेस रिलीज करना। अगर क्लाइंट के पास पैसे नहीं है, दे शुड स्टार्ट विद डूइंग प्रेस रिलीजेस। एवरी डे यू आर क्रिएटिंग स्टोरीज इन योर कंपनी, you should know how to create those stories to take to media. Correct. And media is there to feature you. Only thing is उसमें थोड़ा सा आपको गाइडेंस चाहिए on how to create the stories and how to take it to media. उसमें एक्चुअली इतना बड़ा मार्केटिंग बजट नहीं लगता है। Correct. आजकल with a lot of content creators also today, every household has
one Instagrammer, right? Yes. So it's not just कि मीडिया आपको बड़े मीडिया हाउसेस के पास ही जाना है. Today even influencers are doing a lot of good work in promoting businesses. But Correct. how do you strategically use them? How do you use them that they share your story in the right format? Correct. You know, that is more important. आपने अभी एक इसका टर्म का यूज़ किया, स्ट्रैटेजी. तो हम लोग अभी जो बात करते हैं, तो जो भी एक स्केल के ऊपर गए, लाइक 5-10 करोड़ का जिनका बिजनेस है, वो भी लोग वही बात करते हैं. तो वो कोइंसाइड हो गया. तो उसके ऊपर ही मेरा अगला सवाल है कि ये जो स्ट्रैटेजी आपने बताया, तो एक आप केस स्टडी बता सकती है आपने जो स्टार्टअप को आप मेंटर कर रही थी, और क्या आपने वो क्या कर रहे थे वर्सेस आपने उनको क्या इनपुट दिया स्ट्रैटेजी के लिए, और उसका आउटपुट क्या आया? ऐसा कुछ है केस स्टडी? या बहुत सारे केस स्टडीज हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ काम करती हूँ. एक स्टार्टअप मेरे पास आई थी जो फिनटेक स्पेस में है, एंड उनको इंडिया के बाहर अमेरिका में भी मार्केट क्रिएट करना था अपना. सो दे केम टू मी, दे सेड कि बजट रिस्ट्रिक्शन है, मतलब वी डू हैव अ बजट बट इट इज स्टिल वेरी रिस्ट्रिक्टेड, हाउ डू वी गो अबाउट. तो जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई उसमें हमने उस पे से वैसे वैसे इन्वेंट्रीज क्रिएट किए थे जहाँ पे हम उनको इम्पैक्ट जल्दी दिलवा सकें. बिकॉज you know, when you as a startup owner, when you feel you want something, you don't want to wait for it for many years कि वो धीरे धीरे हो. आज की दुनिया बहुत फास्ट चलती है और डिजिटल स्पेस बहुत तेज है. तो वी हैड टू क्रिएट समथिंग लाइक दैट. सो अभी इट्स ऑलमोस्ट 7-8 years that they are working with me. We have been elevated to the level that आज उनके regional offices भी खुल गए हैं in different parts of not only US but other locations also globally. And उसमें सबसे unique चीज़ हमने जो की थी वो ये थी कि rather than going all out on social media, creating a big voice, because वो एक B2B business में थे, उनको really matter नहीं करता कि वो Instagram में है या नहीं है. Other than, you know, employee branding, जो एम्प्लॉई को ब्रांडिंग करते हो, अदर देन दैट उधर बिजनेस ब्रांडिंग का कोई इम्पैक्ट नहीं दे रहा था इंस्टाग्राम. सो हमने उनको ऐसे क्रिएट किया कि हमने एक्चुअली लीडरशिप के ऊपर काम किया, लीडरशिप की स्ट्रैटेजी क्रिएट की कि आपका क्या मूव होना चाहिए व्हेन यू गो टू यूएस. हाउ डू यू लाइन अप मीटिंग्स बिफोर हैंड, and how will the client be excited to meet you, because आपके LinkedIn पे हम क्या क्या कर रहे हैं इंटरेस्टिंग कि वो इंटरेस्ट शो होगा. The clients will want to meet up with you, and that is what will bring more impact for you. When you travel to US, you have to have meetings lined up during your tour. And actually that they are doing for a long time now, and it's working out very well. So उनके LinkedIn leadership profiling का LinkedIn होता है बहुत impactful. उनके content जो हम create कर रहे हैं वो इतना intelligent होता है कि customers can then relate to them. क्रेडिबिलिटी बिल्ड होने लग जाती है, एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड होने लग जाता है. एंड व्हेन वी आस्क फॉर अपॉइंटमेंट बिकॉज सो एंड सो इज गोइंग टू बी इन शिकागो और इन बॉस्टन, यू नो, ड्यूरिंग दिस टाइम, तो पीपल लैंड अप गिविंग अपॉइंटमेंट्स. एंड समटाइम्स नाउ वी हैव गॉन टू द नेक्स्ट लेवल दैट नाउ व्हेन वी गो टू दीज स्मॉलर when we go to these cities in the target cities, we actually set up a small like a meetup, you know, where you can call 4-5 clients together and meet up with them and rub shoulders with them. This is helping. So, you know, the personal touch is very important in marketing. And if the leadership can do personal touch with customers directly, especially in B2B space, that is more impactful. Correct. मैंने जो स्टार्टिंग में भी बताया कि जो सक्सेसफुल फाउंडर्स होते हैं, सक्सेसफुल स्टार्टअप्स होते हैं, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ कॉमन होती है, लेकिन एक होता है कि उनके साथ में उनका एक मेंटर होता है, कंसल्टेंट होता है. नॉर्मली जो स्पेशली जो किसी ने अभी नया स्टार्टअप किया है तो कैश क्रंच तो रहता ही है, तो पैसा लिमिटेड है, करना बहुत कुछ है, तो उसमें अनफॉर्चुनेटली
ये जो मार्केटिंग के ऊपर या फिर मेंटरशिप के लिए जो भी हमें कुछ ना कुछ तो अल्टीमेटली आपका टाइम भी वैल्यूएबल है, तो प्रोफेशनल फीस भी देना तो बनता ही है क्योंकि आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है। लेकिन ये कहीं ना कहीं वो प्रायोरिटी पे नहीं रहता अनफॉर्चुनेटली। मेरे हिसाब से तो नंबर वन प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर ही बाकी सब डिपेंडेंट है। तो मेरा सवाल ये है कि नॉर्मली आपके जैसे जो एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट्स है, तो आप स्टार्टअप्स के लिए क्या अप्रोक्सीमेटली चार्ज करती हो? और वो सच्ची में मतलब क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव रहेगा, लेकिन रियलिटी क्या है? नहीं, मेरी कंपनी का मॉडल थोड़ा अलग है, बिकॉज मैंने ये देखा, मैंने ये नोटिस किया अर्ली टाइम पे जब मैं एंटरप्रेन्योर बनी कि आई कैन नॉट हैव अ प्राइस पॉइंट फॉर अ फ्लैट प्राइस पॉइंट कि मुझे इतना रिटेनर चाहिए। करेक्ट। हर कंपनी का नीड अलग होता है, हर कंपनी का जो स्टेटमेंट ऑफ वर्क होता है वो अलग होता है। और कभी कुछ कंपनी में ऑलरेडी उनका मार्केटिंग कुछ हुआ होता है, बट हो सकता है पब्लिक रिलेशंस में ज्यादा कुछ ना हुआ हो, तो उनका फिर पब्लिक रिलेशन हैवी प्रपोजल होता है। सो ऐसा कोई मैंने कुछ बेंचमार्क फिगर नहीं बनाया है। हाउ वी डू इज पहले अंडरस्टैंड करते हैं क्लाइंट की नीड क्या है, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, और वो प्रॉब्लम्स मार्केटिंग से कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम इनको दे सकते हैं। उसके बेसिस पे स्टेटमेंट ऑफ वर्क बनता है, और स्टेटमेंट ऑफ वर्क पे फिर डिफाइन होता है कि अगर हम क्या क्या फंक्शंस करने वाले हैं और उनका कितना कंसिस्टेंट रहेगा इन द होल ईयर। यू नो, फॉर एग्जांपल अगर हम प्रेस रिलीज कर रहे हैं तो हम कुछ क्लाइंट्स को तो बोलते हैं, बिकॉज स्टोरीज इतने ज्यादा हैं उस कंपनी में कि हमको लगता है कि हर महीने हम एक स्टोरी लेकर जाएं मीडिया पे तो इम्पैक्टफुल रहेगा। बट कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो जिनके पास ज्यादा स्टोरीज नहीं हैं, करेक्ट, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो उनकी स्टोरी जब प्रोजेक्ट क्लोजर होता है तभी प्रोबेबली बनती है। तो हम ऐसे सिनेरियो पे उनको थोड़े कम प्रेस रिलीजेस करने को बोलते हैं। सो हर किसी का, हर क्लाइंट का नीड अलग होता है, एंड दैट इज व्हाई स्ट्रैटेजी प्लेस अ बिग रोल। तो स्ट्रैटेजी फ्लैट नहीं हो सकती कि सबके लिए सेम है। स्ट्रैटेजी हर एक बिजनेस को अंडरस्टैंड करने की होती है, हर बिजनेस फाउंडर्स को अंडरस्टैंड करने का होता है कि उन्होंने किस ऑब्जेक्टिव से ये बिजनेस स्टार्ट किया, और फिर उनके कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करना है कि इनके कस्टमर्स हैं कहाँ, यू नो, वेयर इज द कस्टमर डिस्कवरी, और हाउ आर वी गोइंग टू रीच टू दैट कस्टमर। एंड उसके बियॉन्ड जब ये सब होता है, उसके बियॉन्ड भी हमें दिखना चाहिए कि ये बिजनेस एलिवेट करके कुछ नई चीज कैसे शुरू कर सकता है। स्ट्रैटेजी वो होती है। तो ये एक्चुअली हर एक बिजनेस का पर्सनलाइज्ड प्रपोजल्स बनते हैं स्ट्रैटेजी के, और उसमें भी हर देयर इज वेरिएशंस ऑफ फीस दैट वी कैन चार्ज। बट हाँ, बिकॉज वी आर शेयरिंग रिसोर्सेस, वी आर आउटसोर्स चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन, तो हम इन हाउस नहीं हैं, आपको इन हाउस वाली सैलरी नहीं देनी है। यू नो, नाउ व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ कॉम हेड, मार्केटिंग हेड, माय सैलरी वाज रियली you know, at a level where today I can't expect that from a startup. So what we do is we work as a shared resources. We divide our time per week for different clients. एंड हम उसी बेसिस पे फीस चार्ज करते हैं, तो वो उनके पॉकेट को भी फिट होती है, कॉस्ट कॉन्शियस हो जाती है वो फीस, वो लोग दे भी सकते हैं। प्लस उनको एक सीजन्ड मार्केटियर्स, और मेरी बाकी भी टीम में जो हैं तो अच्छा एक्सपीरियंस लेकर मार्केटियर्स हैं, तो उनको एक एक्सपीरियंस्ड लोग मिलते हैं जो स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं और एग्जीक्यूशन भी हैंडल करते हैं हम क्लाइंट की। कभी कभी एग्जीक्यूशन ऐसे होती है कि क्लाइंट बोलता है मेरे पास 2-3 रिसोर्सेज इन हाउस हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, आप उनको अपनी टीम की तरह ट्रीट करो, तो हम उधर भी ऐसे करते हैं। कभी कभी कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो बोलते हैं हमारे पास एब्सोल्युटली कोई नहीं है, तो आप ही लोग बिल्ड करो टीम, तो फिर वो हम इन हाउस बट आउटसोर्स्ड मॉडल में क्रिएट करते हैं। तो वहाँ पे और ज्यादा कॉस्ट बचता है, क्योंकि वो रिसोर्सेज बस एक क्लाइंट के लिए नहीं काम कर रहे, मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं। सो आई थिंक ये चीज ऐसे बनाना मार्केटिंग फंक्शन को मैंने सीखा है एक तो आईटी इंडस्ट्री में कि प्रोसेसेस कैसे डालते हैं, मेथोडोलॉजी कैसे डालते हैं, आपकी टीम के प्रोसेसेस कैसे होते हैं।
Correct. Second, na, I will not many people have spoken about it, but मैं एक बात बोलूंगी कि even before IT outsourcing होता था ना, बहुत साल पहले, बहुत सालों से मार्केटिंग आउटसोर्सिंग भी होता था जो हम Okay. भूल गए, और वो होता था एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का. Correct. Isn't that? Yes. कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज were outsourced marketeers Yes. for a lot of brands. Correct. है ना, हम ही क्रिएट करते थे, उनके एडवर्टाइजमेंट्स हो गए, उनके बिलबोर्ड्स हो गए, हम स्ट्रेटजी बिल्ड करते थे. हम we as a team in advertising agencies would sit, we are not sitting with the client. Correct. We are not employed there, we are taking a retainer from them, we are not breathing the product and services they are doing. हम एक अलग Consultant करते अलग ऑफिस में बैठे हैं, और हम लोग स्ट्रेटेजी करके हम लोग एक्चुअली वो वोडाफोन के जूजूस निकाल रहे हैं, या हज का पग वाले एड्स निकाल रहे हैं, या फेविकॉल के एड्स निकाल रहे हैं, राइट? ये एक्चुअली उधर कंपनीज में बैठे हुए लोग नहीं कर रहे हैं, ये आउटसोर्स्ड वाले लोग कर रहे हैं. Correct. सो अगर आप देखो तो आईटी, जिसको हम मानते हैं कि आईटी इज द फादर ऑफ आउटसोर्सिंग, उससे भी पहले एक्चुअली मार्केटिंग आउटसोर्स होती थी. Correct. तो ये ट्रेडिशनली आ रहा है कि मार्केटिंग आउटसोर्सिंग पहले से हो रही है. पब्लिक रिलेशंस आउटसोर्स होते थे, एडवर्टाइजमेंट आउटसोर्स होती थी. डिजिटल मार्केटिंग जब आया वो भी आउटसोर्स मॉडल से ही शुरू हुआ. सो देखा जाए तो मार्केटिंग आउटसोर्सिंग पहले शुरू हुआ. सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ब्रिंगिंग दैट सेम ट्रेडिशनल थिंग बैक अगेन इनटू द मार्केट, कि भाई आपको फुल टाइम मार्केटियर्स अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते मत लो, बट गेट द सेम क्वालिटी ऑफ मार्केटियर्स इन अ आउटसोर्स मॉडल. करेक्ट. एंड स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स के पास वैसे भी इतना ज्यादा मार्केटिंग काम इतनी जल्दी नहीं रहेगा, वेर यू नीड टू हैव लॉट ऑफ मार्केटियर्स वर्किंग और टीम ऑफ मार्केटियर्स वर्किंग. अब मार्केटिंग भी बस एक मार्केटियर से नहीं होता है, इट्स अ ह्यूज टीम. सीएमओ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, आई मीन आई हैव वर्कड इन आईटी इंडस्ट्री, हमारी सीएमओ ऑर्गेनाइजेशन 200, 300, 400 members होते थे, whether it is HP or Satyam, या even MDocs, the companies I have worked, numbers बड़े होते थे. हम लोग different region में different task मार्केटिंग के करते थे. तो अब आप अगर बोलोगे कि मैं एक मार्केटियर हैंडल करूंगा और वो मेरी मार्केटिंग हैंडल करेगा, वो वैसे नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है. वो एक टीम ही है, इसलिए सीएमओ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, राइट? चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन बाय इटसेल्फ. सो व्हाट वी हैव डन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन इज कि हमने उसको आउटसोर्स मॉडल क्रिएट किया है. मेरे एक्सपर्टीज कमिंग फ्रॉम एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री हैज हेल्प्ड, माय एक्सपर्टीज फ्रॉम कमिंग फ्रॉम IT industry has helped in terms of putting processes in place and methodology in place so that the customer gets regular reporting and understands where his brand is today. And that's helping a lot of customers today. हम in-house नहीं बैठे होंगे, but हम outsourced model में still impact बहुत create कर रहे हैं for a lot of clients that are working for a lot of clients that we are working for. Correct. और कभी-कभी ऐसा होता है जो दूर से दिखता है, हाँ, वो नजदीक से नहीं दिखता है. तो इवन क्रिकेट में भी आजकल जो बहुत सारी एजेंसीज है वो शॉर्ट्स एनालाइज करते हैं कि ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए. राइट. तो मैक्रो व्यू लेना एक हमेशा उसका बेनिफिट रहता है. एंड अभी ये मतलब बिलीफ चेंज हो रहा है, मार्केटिंग एक्सपेंस हम लोग अभी बोल नहीं सकते. तो मार्केटिंग इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन इन्वेस्टमेंट. और उसके साथ अगर स्ट्रेटेजी आ जाए तो इट इज अ विन विन, और लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट होता ही है. आपका जो स्पेशलाइजेशन है तो GTM मतलब गो टू मार्केट, तो एग्जैक्टली ये है क्या? सो गो टू मार्केट वो वर्ड्स ही बोलते हैं, गो टू मार्केट. सो ये है कि हाउ आर यू टेकिंग योर प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द मार्केट, व्हाट आर यू डूइंग टू टेक इट टू द मार्केट. सो टिपिकली इसमें सब कुछ आ जाता है. इसमें आ जाता है कि आपने अपने कस्टमर्स कहाँ आइडेंटिफाई किए, कहाँ हैं कस्टमर्स, कौन है आपके यूजर्स. अब वो आपको पता चल गया कहाँ है, हाउ आर यू गोइंग टू रीच देम. तो उसका एक ब्लूप्रिंट बनता है कि हाउ आर वी गोइंग टू रीच आवर कस्टमर्स. कस्टमर पर्सोना कैनवस क्रिएट किया जाता है.
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि ओके चैनल्स कौन कौन से हम यूज करेंगे, क्या चैनल्स हमें इन कस्टमर्स के पास लेकर जाएंगे, और फिर वहाँ चैनल्स के बाद आता है कि अभी हम सेल्स एनेबलमेंट कोलैटरल्स क्या यूज करेंगे। सी Okay. मार्केटिंग के ना बहुत आजकल व्हेन आई टॉक टू यूथ एंड आई आस्क देम डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स, तो ज्यादातर बहुत सारे यंगस्टर्स बोलते हैं कि सेल्स एंड मार्केटिंग सेम है, करेक्ट। उनको डिफरेंस नहीं पता। बट एक्चुअली मेरा डेफिनेशन ये है कि देखो सेल्स का काम है कंपनी में पैसा लाना, isn't it? करेक्ट। You have to sell the products of your products and services of your company, and you have your job is to bring money into the company. But marketing का काम है कंपनी का पैसा स्पेंड करना, करेक्ट। isn't it? यस। मार्केटिंग बजट वही होता है कि आप मार्केटिंग का पैसा स्पेंड करो, बट वो पैसा आप कैसे स्पेंड करो, किस एफिशिएंसी से स्पेंड करो कि वो आगे चल के सेल्स को लीड्स जनरेट करके दे। अच्छा, यस। दैट इज मार्केटिंग बजट। करेक्ट। सो व्हेन कंपनीज टुडे से कि हम बिना मार्केटिंग बजट के ऑपरेट करना चाहते हैं, वो बहुत मुश्किल होगा। कुछ तो मार्केटिंग बजट आपको रखना ही पड़ेगा, एंड इसलिए बहुत सारे स्टार्टअप्स शार्क टैंक जैसे प्लेटफॉर्म्स पे पहुंच जाते हैं, बिकॉज देन दे रियलाइज कि हमको वो बजट की जरूरत है, यू नो मार्केटिंग बजट की जरूरत है। सो आई हैव सीन दैट। सो जीटीएम बेसिकली आपको अभी एक कैनवस क्रिएट करके दे देता है कि अब गो टू मार्केट में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या है, बिकॉज लाइक आई सेड मार्केटिंग एक बहुत बड़ा ओशन है और ये इवॉल्व हो रहा है हर दिन। यू नो अभी तो डिजिटल मार्केटिंग से हम निकले नहीं, अभी कम्युनिटी मार्केटिंग शुरू हो गया, एक नया ट्रेंड, एंड that is going to stay. You know, community marketing is a new marketing tool which is going to again stay in the market. So हर बार हर थोड़े टाइम बाद कुछ नई चीज आ जाती है मार्केट में। सोशल मीडिया चैनल्स एक्चुअली बस सोशल मीडिया के लिए थे, राइट, फॉर पीपल टू शेयर देयर पर्सनल स्टोरीज एंड यू नो पर्सनल चीजें, अपडेट्स एंड ऑल दैट, एंड जस्ट फील गुड अबाउट इट, राइट। Look at what has happened to social media. They have become marketing tools today, right? Correct. वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मतलब कहाँ से फेसबुक ने स्टार्ट किया था कि हम कॉलेज में बस एक नेटवर्क करने के लिए एक फोरम हमारे लिए रहेगा। Today a lot of brands want to sell on Facebook. Today a lot of brands want to sell on Instagram. Instagram has opened opportunity कि हर घर में एक मीडिया पर्सन बैठा हुआ है, इंस्टाग्रामर, right? Every house has a media person today sitting, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, and they are earning money out of it. So where those channels started and where they have come today, they have also evolved. Similarly, marketing evolve होता है। तो GTM actually जो clients जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है या जिनको थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, जिनको समझ नहीं है कि हमको कैसे आगे बढ़ना है इसमें, कैसे किस चैनल को हमें लिवरेज करना है, वहाँ पे जीटीएम जब हम क्रिएट करते हैं स्ट्रैटेजी, उससे उनको समझ आता है कि ओके दिस इज व्हाट वी नीड टू डू, दिस इज व्हाट वी शुड नॉट फोकस टुडे, मे बी वी वांट टू फोकस लेटर, बट आज की डेट में हमारा वो फोकस नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या होती है, we've also seen कि sales and marketing in within organizations they have a lot of conflict also, right? Sales अगर target fulfill नहीं करता तो marketing पे blame डालता है, correct, और marketing फिर sales पे blame डालता है कि हमने जो collateral use किए तुमने effectively use नहीं किया with your leads, right? तुमने excitement create नहीं की तुम्हारे clients के साथ, तो you could not get a foot in the door. correct. यहाँ पे आता है कि हाउ वी कैन एक्चुअली एजुकेट, हाउ वी कैन एक्चुअली मेंटोर द सेल्स एंड मार्केटिंग फंक्शंस विद इन ऑर्गेनाइजेशंस टू कोलैबोरेट एंड देन हैव गो टू मार्केट। ये भी जीटीएम कवर कर देता है। अच्छा, कि वो सेल्स को अलग नहीं रखता है। बाय द एंड ऑफ द डे मार्केटिंग्स एफर्ट नीड्स टू शो इम्पैक्ट इन सेल्स। करेक्ट। वी मार्केटिंग इज देयर टू इंश्योर कंपनी ग्रोज। कंपनी कैसे ग्रो होगी? जब सेल्स डिपार्टमेंट लीड्स क्लोज करेगा, राइट, बिजनेस विन होगा, वो तो सेल्स का काम है करना। तो जीटीएम ऑल्सो ये जो गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी है वो ऑल्सो हेल्प करती है कि हाउ डू यू ब्रिज द गैप बिटवीन मार्केटिंग एफर्ट एंड सेल्स एफर्ट, ओके, which helps the company to win more and more business.
गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी में ऐसे क्या गलतियां होती है जो आपने देखी है कि एंटरप्रेन्योर्स ये मिस्टेक्स हमेशा करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स? वो मिस्टेक्स क्या है ताकि ऑडियंस ये जान सके कि ये नहीं करना है? तो या व्हाट आर द मिस्टेक्स? या एक चीज है जो मैंने देखा है कि जैसे सोशल मीडिया पे जब कस्टमर्स पोस्ट शुरू करते हैं तो पहले तो बहुत जोश में हो जाता है, नई टीम आती है, उनको पूरा स्ट्रेटेजी दिया जाता है। फिर धीरे धीरे जब वो सीएमओ नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन में एंड फाउंडर खुद ही कर रहा है, तो धीरे धीरे उनको वो ना जोश कम होने लगता है। और फिर आप देखते हो कि जितने नंबर ऑफ पोस्ट्स पहले जाते थे और या क्वालिटी ऑफ पोस्ट्स पहले जाते थे, वो क्वालिटी नीचे आने लगता है, यू नो। सो कहीं पे वो डिजिटल मार्केटिंग टीम का मोरल डाउन होने लगता है, या तो उनको मजा नहीं आ रहा बिकॉज कुछ नया नहीं हो रहा। यू नो, इन मार्केटिंग आपको बहुत स्टोरीज क्रिएट करनी पड़ती हैं। ऑब्वियसली यू हैव टू बी ट्रूथफुल टू व्हाट यू आर क्रिएटिंग। ऑब्वियसली जो आप क्रिएट कर रहे हो वो आपके कंपनी में होना चाहिए उसी को, बट देर आर मेनी क्रिएटिव वेज ऑफ टेकिंग दो स्टोरीज आउट ऑल्सो ऑन सोशल मीडिया। वहां पे मैंने एक गैप देखा है कि बहुत सारी कंपनीज बहुत जोश में सोशल मीडिया शुरू करती हैं, बाद में वो कंसिस्टेंसी नहीं रखते। फिर आप सडनली देखोगे महीने में एक पोस्ट हो रहा है, यू नो, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम कम कर दी, टीम साइज कम कर दिया, फिर धीरे धीरे वो कम हो रहा है। अब उनको जाके जब हम पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, जब आपका शुरू में इतना अच्छा था, फिर सडनली आपके 1 पोस्ट 2 पोस्ट क्यों आए, तो वो बोलते हैं क्योंकि जब हमने टीम रखा था तो सब अच्छा, हमने इतने पोस्ट किए बट हमारा बिजनेस ग्रो नहीं हुआ। तो वो इमीडिएटली ना नंबर्स के साथ रिलेट करने लगते हैं डिजिटल मार्केटिंग को। करेक्ट। वो नंबर्स मतलब स्पेशली सोशल मीडिया मार्केटिंग को नंबर्स के साथ कभी रिलेट नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज ओनली गोइंग टू ब्रिंग यू विजिबिलिटी, इट इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग यू लीड्स। करेक्ट। It will only bring you visibility, it will enhance your credibility, आपका ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा। जितना ज्यादा आप सोशल मीडिया पे आपकी कंपनी के बारे में बात करोगे उतना ज्यादा ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा। जितने डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज को आप लेकर जाओगे सोशल मीडिया पे उतना ज्यादा ट्रस्ट बढ़ेगा, और वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट देगा बाय गेटिंग सम बिजनेस डील्स क्लोजर टू यू। करेक्ट। अब जब ये स्टार्टअप्स एकदम से बोलते हैं कि यू नो हमने इतने 6 महीने सोशल मीडिया किया बट हमें बिजनेस नहीं आया, एक भी लीड फेसबुक से नहीं आई, ये बहुत गलत स्ट्रैटेजी है। फेसबुक इज नॉट देयर टू गिव यू लीड्स, फेसबुक इज देयर टू गिव यू विजिबिलिटी एंड एक्सपैंड योर विजिबिलिटी। दूसरी चीज मैंने नोटिस की है पीआर में, पब्लिक रिलेशंस में। सो क्लाइंट एक प्रेस रिलीज करेगा, ओके, टिपिकली आजकल एक प्रेस रिलीज जब हम करते हैं वायर पे तो अच्छी स्टोरी होती है तो करीब 70-80 मीडिया हिट्स तो मिल ही जाते हैं हमको, है ना, विच इज डिवाइडेड इनटू बिग मीडिया, स्मॉल मीडिया एंड देन इन्फ्लुएंसर मीडिया। तो ऐसे करके 70 मीडिया हिट्स आपको मिल गए। अब वो क्लाइंट हम जब प्रपोज करते हैं तो हम बोलते हैं हम रुकेंगे नहीं, हर महीने या हर फोर्टनाइट पे, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी स्टोरीज वो बिजनेस क्रिएट कर रहा है, हर फोर्टनाइट पे हम नई नई स्टोरीज मीडिया के पास लेकर जाएंगे। थोड़ी टाइम बाद क्लाइंट 2-3 प्रेस रिलीज करता है, उसके बाद रुक जाता है, बोलता है अभी हम 5 महीने बाद करेंगे। फिर वो 5 महीने बाद होने के बाद फिर वो बोलता है इम्पैक्ट नहीं है, कोई भी प्रेस रिलीज से मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा। अरे प्रेस रिलीजेस क्या है, पब्लिक रिलेशन वर्ड ही बोलता है कि आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है विद पब्लिक एट लार्ज, एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक विच इज मीडिया हाउसेस विच आर गोइंग टू मेक यू पब्लिक, है ना। तो आपको अगर आप जितने ज्यादा मीडिया को दिखते रहोगे विथ योर ग्रेट स्टोरीज, दैट विल एक्साइट मोर मीडिया टू टेक इंटरेस्ट इन यू। Correct. More media will want to interview you, more media will want to talk about your organization. But अगर आप मीडिया में जाओगे ही नहीं और आप सोचोगे कि मेरी एक प्रेस रिलीज होने के बाद आई नीड टू सी इम्पैक्ट, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने ये देखा है कि ये 2 चीजें हैं, सोशल मीडिया से एकदम सेल्स को अटैच करना और पब्लिक रिलेशंस में भी कंसिस्टेंसी को नहीं देखना। बहुत सारी स्टोरीज क्रिएट करके
मीडिया पे नहीं ले जाना, बट उसको इन अ वे रखना है कि हर एक प्रेस रिलीज के बाद मेरा बिजनेस ग्रो होना चाहिए। वो थोड़ा मिथ हमको तोड़ना पड़ेगा विथ दीज क्लाइंट्स, where we have to tell them that listen, these are still the tools, they will help Correct. you get closer to the clients. अल्टीमेटली सेल्स क्लोज करने का काम सेल्स डिपार्टमेंट का है, ये सब कोलैटरल्स हैं। Correct. These are collaterals which are bringing your salesperson closer to the client, because the client, अब सेल्स बंदा जब किसी के ऑफिस में जाएगा और अगर वो क्लाइंट ने उसकी प्रेस रिलीजेस, मीडिया बहुत सुना है, इन शॉर्ट्स में देखा है, या डेली हंट में कुछ ना कुछ बाइट्स आए, ब्रूट आया, मेरा चैनल है क्रिएटिव भारत, उसमें अगर उनका कुछ आया, ऐसे बहुत ज्यादा अगर देखा है, तो उनका कॉन्वर्जेशन एक फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन पे जाएगा, अननोन नहीं रहेगा, अननोन नहीं रहेगा, एंड क्रेडिबिलिटी रहेगी कि हमने किया है और इसीलिए हमारा वो हुआ है साथ में, राइट, कि Correct. हमने ये काम किया है, उसकी क्रेडिबिलिटी रहेगी। तो मार्केटिंग एंड पीआर ये लॉन्ग टर्म गेम है इन शॉर्ट, और उसमें कंसिस्टेंसी रहना ज़रूरी है। तो ये दो मिस्टेक्स नॉर्मली लोग करते हैं जो Yeah. नहीं करने चाहिए एक्चुअली। Yeah. अभी का जो एक करंट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, मतलब आपकी एक खास बात ऐसी कि जब ये मोदी गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया करके जो एक स्कीम की, और स्टार्टअप एक सीरियस टॉपिक है, उन्होंने अल्टीमेटली वो पॉलिसी मेकर से उन्होंने उतना सीरियसनेस दिखाना ज़रूरी था जो फर्स्ट टाइम हो गया इंडिया के हिस्ट्री में। और आई थिंक आपने जो चालू किया उसके पीछे ट्रिगर भी वही था, तो आपने वो देखा है स्टार्टिंग से अभी तक। तो ये जो गवर्नमेंट के स्कीम्स है उससे स्टार्टअप फाउंडर्स को, स्टार्टअप इकोसिस्टम को सच में कुछ फ़ायदा हुआ है? हाँ, एक्चुअली बहुत हुआ है। तो नॉट ओनली स्टार्टअप इंडिया में, उससे पहले से भी थोड़ा स्टार्टअप में इंटरेस्ट रखती थी, इवन व्हेन आई वाज इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बिकॉज हम लोग भी लार्ज कॉर्पोरेट्स हम एक्वायर करते थे कंपनीज को, एंड वी टिपिकली बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर करती है। तो मैंने वो HP में भी देखा है, मेरी सारी कंपनीज में देखा, मतलब सत्यम तो गॉट एक्वायर्ड बाय टेक महिंद्रा, तो हमने वो देखा ही है कि कैसे होता है। तो आई हैव सीन दैट 2015 के बाद जो भी स्टार्टअप्स के पॉलिसीज आए हैं, एक्चुअली वो इम्पैक्ट लेकर आए हैं। वी हैव सीन पीपल क्लोजर टू अस, known in our circle, getting funding from the government, getting grant from the government for the innovation that they have created. तो इम्पैक्ट तो है, आज हमें दिख रहा है कि लोगों को ऑन ग्राउंड मिल रहे हैं फंडिंग्स, सपोर्ट मिल रहा है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स बहुत ही एक्टिव हो गए हैं इन मेंटरशिप। सारे कॉलेजेस के खुद के इंक्यूबेशन सेंटर्स खुल गए हैं, दैट इज वेरी गुड, क्योंकि टुडे वी कैन सी कॉलेजेस में भी इंक्यूबेशन सेंटर्स आना, मतलब कि वी आर नाउ हेल्पिंग स्टूडेंट्स क्रिएट बिजनेसेस, राइट? Sitting even in the campus, they can create businesses and they can get funding. So ये सब incubation centers are again mapped to the government, where there are some amount of grants coming, and some obviously incubation centers वो organizations भी अपना ग्रांट कलेक्ट करता है या अपने फंडिंग्स कलेक्ट करता है। कभी कभी कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं कॉलेजेस के जो एलुमनाई ही उनको सपोर्ट कर रहा है, तो उन्होंने एक फंड बना रखा है जो उनके खुद के स्टूडेंट्स जो बहुत साल पहले पास आउट हुए हैं, आज कॉर्पोरेट्स में हैं या आज वो बिजनेस ओनर्स हैं, वो लोग भी फंडिंग देते हैं फॉर न्यू businesses to bud. So there is a very good growth that we have seen of startups in India, and mentorship has grown very well, whether it is financial mentorship, whether it is marketing mentorship, whether it is even business model mentorship. अब कुछ होता है कि अपने पास आइडिया है but we don't know how to get started with it. Correct. We need somebody's help in helping us put the process in place, put the methodology in place, or how do I go about in launching this particular product. Manufacturing में भी बहुत ज़्यादा impact हुआ है startup India के initiatives का. Today I mean we have seen how India has manufactured so much of equipment that was used recently, right? Yes. Indian manufactured. तो ये कहीं ना कहीं
दे आर बीन सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, राइट, कहीं ना कहीं वो फंडिंग्स आए हैं उनको. एंड रिसेंटली आई वाज पार्ट ऑफ इन स्पेस का एक प्रोग्राम which is a ISRO का one of the body of ISRO which is called in space. They are now funding, मतलब ISRO is part of the government. They are now funding startups that are in the space Okay. that are related to space. So they are now funding those kind of startups also. So today you see different verticals are also opening up for startups, and government is definitely looking at every vertical for that. गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें की है, मतलब जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो क्या बोलते हैं उसको कि एक्शंस अभी दिख रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑन पेपर वो सब है और नीचे कुछ दिख नहीं रहा है, तो ग्राउंड रियलिटी भी वो सब दिख रहा है. इंक्यूबेशन सेंटर्स भी फुल है, स्टार्टअप्स भी अच्छे हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली कितना भी किया जाए तो कम ही है. तो ऐसा क्या आपके 1-2-3 सजेशंस है कि आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट ने और ये 2-3 चीज़ें करनी चाहिए ताकि और एक्सेलरेट हो जाए? एक्चुअली स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट्स. सर्विसेज में थोड़ा सा कम फोकस्ड है, until and unless you have a very unique service. But there are, competitor businesses are also going to be there. Why should we always look out for something absolutely new? That absolutely new also comes from some competitor. अब एडिसन जी ने बल्ब बनाया, आज तो हम वो बल्ब नहीं यूज कर रहे ना, आज हम LED और CFL और LED और कहाँ और आगे पता नहीं ये बल्ब कहाँ और जाएगा, इवॉल्व होगा, राइट. तो इनोवेशन तो हर फील्ड में होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि कुछ एकदम नया चीज निकलेगा. तो मुझे लगता है कि सर्विस इंडस्ट्री को भी देखना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर हम देखें हमारी डे टू डे लाइफ में सर्विस इंडस्ट्री का एक्चुअली थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर्स ने खरीदा, बट अभी जब सर्विस पे आता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारा नेगेटिव पब्लिसिटी आपकी शुरू हो जाती है, बिकॉज जिसने आपका प्रोडक्ट खरीदा है वो अगर आपकी सर्विस से खुश नहीं है तो वो तो आजकल ओपन प्लेटफॉर्म है, जाके आपको नेगेटिव रेटिंग देगा और वो करेगा. तो आई थिंक कहीं कोई स्टार्टअप्स ऐसे भी होने चाहिए जो सर्विस इंडस्ट्री को भी एलिवेट करे, ताकि वो चीज़ें कम हो. अ फ्रेंड ऑफ माइन टोल्ड मी दैट कंज्यूमर कोर्ट में बहुत सारे केसेस आर रिलेटेड टू सर्विसेज दैट वेर कमिटेड टू देम बाय द कंपनीज टू प्रोवाइड, और वो सर्विस फुलफिल नहीं हुआ तो इसीलिए एक केस चल रहा है उन पे, राइट. तो दैट मीन्स कि बाय द एंड कस्टमर इज किंग. अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा, चाहे हमारे कितना भी ग्रेट प्रोडक्ट हो, बट अगर कस्टमर फिर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो वहाँ पे अपने को कुछ काम करना पड़ेगा. एंड आई थिंक स्टार्टअप इंडिया में सर्विस इंडस्ट्री का भी एक अच्छा कैटेगरी होना चाहिए, और सर्विसेज में भी इनोवेशन आना ज़रूरी है. How innovative can your services also be? That is what I feel is missing. सर्विसेज वैसे भी आज GDP में सबसे टॉप कंट्रीब्यूटर है, सर्विस सेक्टर ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, मेनली उसमें IT है. तो ये चीज़ होनी चाहिए. स्टार्टअप कल्चर बहुत अच्छा डेवलप हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सक्सेस रेट है वो अभी भी बहुत कम है. आई थिंक मोर देन 90% स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं. तो आपको क्या लगता है कि क्या उसके पीछे रीजंस है? फाउंडर में इशू रहता है या प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं रहता है, एग्जीक्यूशन में गलतियां होती है? तो क्या एग्जैक्टली टॉप 1-2 रीजन ऐसे है कि उसके वजह से ये सक्सेस रेट कम है? आई थिंक सबसे पहले ये कि जो आजकल के स्टार्टअप्स हैं, दे आर इन अ हरी टू गेट फंडिंग एंड स्केल बिकम बिग. वो ना ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं करना चाहते, जैसे हमारे फादर्स ग्रैंडफादर्स ने बिजनेस किए हैं वो वैसे नहीं करना चाहते. वो इमीडिएटली बहुत जल्दी स्पीड चाहते हैं.
उधर प्रॉब्लम क्या होता है कि आपने बहुत जल्दी जो भी डेस्परेशन में जहां से आपको फंडिंग मिला आपने फंडिंग उठाया, आपने ठीक से पेपर वर्क नहीं किया, या आप ठीक से पेपर वर्क समझे नहीं कि हाउ मच इन्वॉल्वमेंट इज गोइंग टू बी देयर ऑफ द पर्सन हु इज फंडेड यू, एंड हाउ मच स्टेक ऑफ द कंपनी रिमेन्स विथ यू। आपको लगता है फंडिंग आ गया तो अब तो मैं जैसा मैंने सोचा था उस वे से मैं स्केल करूंगा। मैंने ये लास्ट 10 इयर्स में देखा है बहुत सारे स्टार्टअप्स जो फंडिंग लेने के बाद भी फेल हुए। वो इसीलिए फेल हुए, वन, क्योंकि जो नया फंडर आया, जो पार्टनर बन के आया, स्टेक होल्डर बन के आया, वो आपकी कंपनी के कल्चर को समझ नहीं पाया। करेक्ट। वो इमोशन को समझ नहीं पाया कि किस इमोशन से ये बिजनेस शुरू किया गया था। ये होना बहुत जरूरी है, बिकॉज बाय द एंड वी आर ह्यूमन बीइंग्स, राइट? Yes. I mean, we have to drive our business emotionally. The more emotional our business is, the more better it does, right? I mean, you look at any business which is doing very well, is all around emotions. उनके advertisements देखो, सब जगह emotional impact दिखाया जाता है, right? तो जहाँ पे अभी आपका कोई पार्टनर आया, जस्ट बिकॉज ही हैज पेड यू मनी बट ही इज नॉट इमोशनल अबाउट द आइडिया, एंड ही इज मोर focused to multiplying his money. He doesn't understand that there could be pain points that a company could have, but he's forcing you to pay back as scheduled. And he's not there as a real partner because he doesn't believe in that. He did not even get connected with you at the beginning when the idea was there, right? तो ऐसी जगह पे फेलियर्स हो जाते हैं स्टार्टअप्स के, जहाँ पे रिलेशनशिप सोर होने लगते हैं पार्टनर्स के बीच में, और फंडिंग होने के बावजूद भी वो बिजनेस बंद होता है। सेकंड रीजन होता है स्टार्टअप्स फेल होने का, जहाँ पे हम अब जैसे फाउंडर्स को फाउंडर्स मिलके एक आइडिया बनाया उन्होंने बहुत अच्छा, एंड दे सी कि अब इसमें बहुत इम्पैक्ट भी होगा, बट कैपेबिलिटीज में हम राइट टीम मेंबर्स को नहीं हायर करते। हम बहुत सारे अनवांटेड रिसोर्सेज को ले लेते हैं। हम सडनली हमें लगता है कि हमको लीन नहीं रहना, हमको एक बहुत अच्छा स्वैंकी ऑफिस चाहिए, क्योंकि ऑफिस होगा अच्छा तो कस्टमर्स हम में बिलीव करेंगे और वो हमें बिजनेस देंगे। तो आप अपने रिसोर्सेज बढ़ा देते हो। Even before the first client comes in, you have already spent so much of money in setting up your office, setting up your company, कि वहाँ पे फिर प्रॉब्लम शुरू होता है जब आपको रियलाइज होता है कि एक्चुअली अगर कस्टमर आ ही रहा है यूएस से तो फिजिकली तो आपके ऑफिस आ ही नहीं रहा देखने के लिए, राइट? तो आपने इतने रिसोर्सेस लेकर क्या किया? सेकंड, आपने ठीक से आपकी टीम्स को डिवाइड नहीं किया। आप अगर प्रोडक्ट फोकस थे, आपकी प्रोडक्ट टीम तो अच्छी है बट आपकी प्रोसेस टीम अच्छी नहीं है, बिकॉज आपने कभी प्रोसेस पे इतना फोकस नहीं किया, या आपने कोई सीनियर पर्सन को हायर नहीं किया जो प्रोसेस को देख ले। सिमिलरली मार्केटिंग में बहुत फेलियर होता है, बिकॉज आपका प्रोडक्ट भी अच्छा था, प्रोसेस भी अच्छा था, बट आपकी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी ही नहीं थी, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं कि हमको मार्केटियर चाहिए, एक रिसोर्स चाहिए जो उस टाइप की नॉलेज रखे मार्केटिंग की और हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर जाए। आप इतने अच्छे थे प्रोडक्ट डेवलप करने में, इतने अच्छे थे प्रोसेस क्रिएट करने में, कि आपको इस बात की समझ नहीं थी कि आपको कस्टमर्स तक पहुंचना कैसे। आपको पता है कस्टमर्स हैं वहाँ, बट वहाँ तक जाना कैसे आपको वो रास्ता नहीं पता। तो उसमें भी बहुत फेलियर्स होते हैं। फिर आप डेस्परेशन में बिना सोचे समझे हायर कर लेते हो रिसोर्सेस, और फिर उनको बड़े बड़े सैलरीज देना शुरू करते हो कि अरे यार मार्केटिंग पर्सन, अब मैं कोई आईटी कंपनी का मार्केटिंग पर्सन को लेकर आता हूँ, वो फिर इतना उसको मैं फीस फीस नहीं सैलरी दूंगा और वो इम्पैक्ट लाएगा। तो वहाँ पे फेलियर होता है, वहाँ पे मैंने देखा है फेल होते। और मैंने एक्चुअली बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस को भी हेल्प किया है जो फेल होते होते सडनली हमने उनका हैंड होल्ड किया और हम उनको वापस ऊपर लेकर आए हैं बाय सेइंग कि भाई डोंट गेट डेस्परेट, ठीक है, not everybody has the knowledge of how to go about. Your product is great, process is great, there is definitely a need of this product in the market. थोड़ा सा मार्केटिंग को अच्छे से एलिवेट करते हैं और चलते हैं, एंड we are being successful in hand holding some of the businesses which would have failed because of not having the right go to market strategy also. Correct. Yeah. सो अगर इसको समराइज करना है तो स्पीड एक इम्पॉर्टेंट है। स्पीड
ऐसा लगता है कि हर किसी के अपने ड्रीम्स होते हैं, तो वो अचीव करने के लिए एक लिमिट से ज़्यादा स्पीड में अगर बिजनेस के पीछे अगर जाएंगे तो उसमें गलतियां हो सकती है। सेकंड, आपने बताया कि इन्वेस्टर्स जो है तो पैसा दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही जो आपके वैल्यूज है, आपका जो विजन है, उसके साथ उनका अलाइनमेंट होना ज़रूरी है। जरूरी है। अदरवाइज शॉर्ट टर्म में वो पैसा आएगा, अच्छा लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद बिजनेस ही बंद हो जाए उसके वजह से। एंड थर्ड थिंग आपने बताया कि टीम अच्छी चाहिए, और अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। सो कॉस्ट के ऊपर भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए, या नहीं तो ऑल ऑफ सडन पता चलेगा पैसा ही खत्म हो गया। आप एक सीड इन्वेस्टर भी अभी है, और कुछ इन्वेस्टर्स को आप स्टार्टअप्स के पास लेके आ रही है, तो एक इन्वेस्टर की सोच क्या होती है, वो क्या देखता है स्टार्टअप में? अभी अभी मैंने रिसेंटली I've joined hands with 46XX, which is a woman entrepreneur community, which is led by Rachna Rangarajan. ओके। एंड वो क्या करती हैं, वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को मेंटरशिप प्रोवाइड करती हैं, और उसमें मैं भी एक पैनल मेंटर हूँ जो मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन उनको सिखाता है। तो अब उसमें क्या होता है, एज अ फंडर हाउ शी मैनेजेस इट, मैं उसी का केस स्टडी बताती हूँ कि वो पहले सबको, सारे छोटे बिजनेसेस को कम्युनिटी में लेकर आई हैं, फिर उनको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे मेंटरशिप प्रोवाइड करती हैं। तो मैं मार्केटिंग करती हूँ, देर आर पीपल हु आर डूइंग ऑन फाइनेंस ऑल्सो, देर आर पीपल हु आर डूइंग ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑल्सो, एंड ऐसे उसके पास बहुत सारे मेंटोर्स हैं। अब ये सारी विमेन आर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, तो हम वेबिनार ही करते हैं। अब वो क्या होता है, वो इतने अच्छे से मेंटरशिप प्रोग्राम क्रिएट करती हैं, अपनी कम्युनिटी को लेकर आती है। शी इज क्लोज टू 1000+ women entrepreneurs on her community today. She brings them, and it's a good 2.5 hours of mentorship webinar. So 2.5 hours मतलब कि हम क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं उसमें, किसी के कोई डाउट्स होते हैं वो भी फुलफिल कर लेते हैं सब। अपार्ट फ्रॉम दिस, शी हैज ऑल्सो क्रिएटेड अ व्हाट्सएप विद दैट पर्टिकुलर स्पीकर, तो कल को अगर आगे जाके भी कोई विमेन एंटरप्रेन्योर को डाउट्स हैं, कुछ हैं, तो वो सीधा वो मेंटोर से पूछ सकता है, हेल्प ले सकता है। अब वो ये करने का रीजन क्या है, क्योंकि वो तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो फंडिंग भी प्रोवाइड करेगी, राइट? बट उसने ये सब क्यों किया है पहले, सो दैट शी डजंट fund the wrong businesses also. She doesn't fund the businesses that are not mature enough. You know, she has to be very careful about who she is funding. तो वो पहले सबको एजुकेट कर रही है, सबको एक लेवल तक लेकर आ रही है कि वो अंडरस्टैंड करें कि भाई जब मैं फंडिंग दूं तो आप उसका राइट यूज करो और आप ग्रो करो, क्योंकि आप ग्रो करोगे तो मेरा भी फंड ग्रो होगा, है ना? तो यही मॉडल होता है इवन सीड फंडर्स का। तो जैसे सीड फंडर्स में हम 1-to-1 मेंटरशिप करते हैं, बहुत सारी कंपनीज स्टार्टअप्स हमारे पास आते हैं, मेंटरशिप लेते हैं, फिर उसको मेंटर करते करते जब हम एक लेवल तक ले जाते हैं, जब हमें लगता है कि भाई अब तो ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये अभी यहाँ पे अगर हम इनको थोड़े फंड्स देंगे तो ये एप्लीकेशन या ये डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, तो वहां पे अपने को भी कॉन्फिडेंस आता है और फिर हम अपना फंडिंग देते हैं, राइट? So this is how typically funder mindset is. Now there are big hedge fund companies also. There are lot of big angel funders also, जो basically वो खुद evaluate नहीं करेंगे, but they have agencies who will evaluate projects, bring to them, and then they will fund them. Okay. But when you are a new funder yourself, like for me being a seed funder, I didn't have to go learn it from anyone. I said okay, I have some fund, and actually वो fund से पहले एक idea मेरे सामने बहुत अच्छा था जिनको मैं mentor कर रही थी, and मुझे लगा कि ये idea की need है, और ये idea किसी ने आज तक किया नहीं है, और इसकी बहुत बड़ी industry है। तो I myself, while funding, I myself could analyze how much money do they need to actually launch this platform. Correct. And then I said, okay, I will fund you people, and then we will launch this. तो एक confidence होना बहुत जरूरी है even for a funder. तो फाउंडर और
प्रोडक्ट में जो भी प्रोडक्ट है और फाउंडर है हाँ उनमें इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस चाहिए कि ये एग्जैक्टली अल्टीमेटली उसको तो या पैसा ही एंड चाहिए। उधर भी वही है ना, मतलब इवन दैट कंपनी हम्म। founder should be confident about your partnership with them ना. करेक्ट। There should be something that is aligned. When you're mentoring ना, वो relationship develop हो ही जाता है. करेक्ट। When you're mentoring and then becoming a funder for that organization, तो वो relationship develop हो गया है already. वो लोग already आपसे बहुत ज़्यादा knowledge gain कर रहे हैं. And they believe in you, and they believe that yes, if you can join hands with them, they will elevate to the next level. तो वो एक actually collaborative relationship ही है, which will help you fund and which will help someone else get funded. करेक्ट। Yeah. बिजनेस ग्रोथ के लिए इन जनरल, मतलब फॉर एग्जांपल एक कोई स्टार्टअप है जो इंडिया में काम ही नहीं कर रहा है या फिर वो B2B है, लेकिन स्टार्टअप कोई भी हो तो नेटवर्किंग का मतलब नेटवर्किंग का नुकसान नहीं होता है, हमेशा फायदा ही होता है। Yeah. तो नेटवर्किंग कितना इम्पोर्टेंट है आज के स्टार्टअप इकोसिस्टम में, आपको क्या लगता है? ओके अब इस सिनेरियो को हम सोचते हैं हमारे ग्रैंडफादर्स जब बिजनेस करते थे, या इवन हमारे फादर्स जब बिजनेस करते थे। क्या होता था, जॉइंट फैमिलीज थे, आप सब लोग डिनर एक साथ कर रहे हैं, है ना, मामा चाचा ताऊ बुआ मौसी सब लोग बैठे हैं एक साथ कर रहे हैं। अब उधर क्या होता था, आप एज अ यंगस्टर आपको कोई बिजनेस आइडिया आया और आप बोलोगे मुझे इसकी फैक्ट्री डालनी है, तो आप वहाँ खाने खाते खाते ही बातें होती थी। अब होता था कि शायद आपके फादर बोलेंगे भाई तू खेती कर क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है तेरी फैक्ट्री डालने के, राइट, बोलेगा अगर वो। बट हो सकता है मामा को बहुत अच्छा लगा वो आइडिया, तो मामा बोलेगा नहीं कोई बात नहीं, चल हम दोनों मिलके करते हैं, है ना। करेक्ट। अब ये तो हो गया जॉइंट फैमिली। उन दिनों नेबर्स के साथ भी रिलेशनशिप इतने अच्छे होते थे कि अगर आपकी फैमिली मेंबर्स में भी कोई नहीं है, हो सकता है आपके कोई नेबर अंकल हैं जो बोलेंगे कि बेटा तू शुरू कर मैं तेरे साथ हूँ। या ऐसा होता था कि मार्केटिंग के लिए भी सपोज आपके नेबर बार बार पुणे से दिल्ली जा रहे हैं काम से, तो वो बोलेंगे कि भैया तुम्हारा ये जो तुम काम कर रहे हो ये बहुत अच्छा कर रहे हो, तो मेरे भी कुछ क्लाइंट्स हैं दिल्ली में, मैं तुम्हारे प्रोडक्ट को वहाँ पे उनको दिखाता हूँ और वहाँ पे भी तुम्हारी सप्लाई शुरू करता हूँ। तो पहले ये होता था नेटवर्किंग, है ना। अब क्या हुआ, आज के ज़माने में हम न्यूक्लियर फैमिलीज में आ गए हैं, हम बहुत आइसोलेटेड हो गए हैं, मतलब हम काफ़ी आइसोलेटेड हो गए हैं। हम सोसाइटीज़ में रहते हैं बट हम नेबर्स से बात नहीं करते, हम इतने आइसोलेटेड हो गए हैं, राइट। करेक्ट। फॉरगेट अबाउट आस्किंग देम कि हमें बिजनेस में हेल्प करो, है ना। करेक्ट। आज हम बहुत सोशल हो गए, सोशल मीडिया पे हमारी फैमिली भी है, हमारे रिलेटिव्स भी हैं, हमारे फ्रेंड्स भी हैं, हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हैं, तो स्कूल के फ्रेंड्स भी हैं सोशल मीडिया पे, बट स्टिल आवर बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग ऑन सोशल मीडिया। व्हाई, सोचना चाहिए ना, क्योंकि वो एक जमाना था जब हमारे जॉइंट एक्सटेंडेड फैमिली ही हमको बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करती थी, हमारे पड़ोसी ही हेल्प कर देते थे। आज हम सोशल मीडिया पे हमारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स सबके साथ बैठे हैं, बट आज भी लोग बोलते हैं कि हमें फेसबुक से बिजनेस नहीं आता, है ना। तो क्या है, आज का दौर चेंज हो रहा है, आज आपको नेटवर्क करना है उन लोगों के साथ जो आपको जानते नहीं है, करेक्ट, राइट। You have to reach out to those people. So networking is very important. And networking कैसे होगी, when you are part of forums, ऐसे forums में रहो। स्टार्टअप्स के तो बहुत सारे forums चल रहे हैं, बहुत सारे लिंक्डइन पे ग्रुप्स हैं स्टार्टअप के, बहुत सारे फेसबुक पे ग्रुप्स हैं स्टार्टअप्स के, एंड बहुत सारे इंडस्ट्री स्पेसिफिक ग्रुप्स भी हैं, forums भी हैं, where you can join. फिजिकल फोरम्स हैं। इंक्यूबेशन सेंटर्स क्या हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स वही ट्रेडिशनल मामा ताऊ नेबर अंकल काका ये जो फंडिंग देने वाले थे, वो आज इंक्यूबेशन सेंटर में बैठे हुए हैं, राइट, इन्वेस्टर बन के। वो आपके रिलेटेड नहीं है, बट ये वही रोल प्ले कर रहे हैं जो आपके मामा ताऊ प्ले करते थे जब आप उस जमाने में बिजनेस शुरू करना चाहते थे, राइट। तो वहां पे आप नेटवर्क करो, बिकॉज यू नीड टू नो दोस मामाज एंड ताऊज एंड मौसीज एंड चाचाज एंड बुआस, राइट। करेक्ट। दे आर द न्यू वर्ल्ड फॉर यू, यू हैव टू नो देम।
सो इसलिए नेटवर्किंग इज समथिंग वेरी 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 क्रूशियल, यू नो। नेटवर्किंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कस्टमर्स ही आपको और बिजनेस ला कर देते हैं, प्रोवाइडेड यू आर इन टच विद कस्टमर्स। सो बहुत टाइम बहुत बिजनेसेस क्या करते हैं, देयर फोकस इज ओनली ऑन ब्रिंगिंग न्यू कस्टमर्स इन। जैसे नए कस्टमर्स आते हैं, जो कस्टमर्स आ गए हैं उनको वो भूल जाते हैं और वो नए कस्टमर्स के पीछे भागते रहते हैं। आप ये सोचो ना, ये जो नए कस्टमर्स आए ये आपके फैमिली मेंबर्स बन गए हैं। यही आपको आगे और बिजनेस और लीड्स लाने वाले हैं, यही आपको आगे प्रमोट करने वाले हैं। सो देयर नीड्स टू बी अ प्रॉपर जो GTM में होता है, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी में, आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी आप कैसे लिवरेज कर सकते हो दैट दे एक्ट एज योर मार्केटियर्स और योर सेल्स फोर्स, यू नो। वो भी एक सेक्शन GTM में होता है कि हाउ टू लिवरेज योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स टू प्रमोट योर बिजनेस। तो नेटवर्किंग बहुत ही क्रूशियल है और नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है एट एवरी लेवल, एट एवरी थिंग दैट यू डू। You know, I have in my organization, since I started in 2015, I have completely dependent on networking. I am very active on LinkedIn. I am talking to all the people that I have worked in the past on regular basis. Okay. You know, I connect with them, I talk to them. I, you know, suppose boss day आया तो मैं अपने जितने bosses हैं मैं उनको एंडोर्स करके एक पोस्ट डाल देती हूँ, सो दैट दे रिमेंबर, सो दैट दे अगेन लुक बैक एंड दे से अरे व्हाट इज मंजुला डूइंग टुडे, अच्छा शी इज डूइंग दिस, लेट मी गेट हर कनेक्टेड विद सो एंड सो। You have to be there, you have to show people. Just because you knew someone and you're not actively involved in you know, saying hi hello to that person doesn't mean कि वो आपको कभी बिजनेस उठा के देगा, जब तक आप उसके एकदम फेस पे नहीं हो। करेक्ट। और वो भी आपको बहुत पोलाइटली और बहुत अच्छे से रहना पड़ेगा, राइट? कि आप कैसे अपनी विजिबिलिटी को उनके सामने फिर से दिखाते हो। सो मैं एग्जिस्टिंग नेटवर्क जो है मेरा, उनके सामने भी मैं हमेशा रहती हूँ, बताती रहती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैं स्पैम नहीं करती, मैं बिल्कुल भी किसी और का फॉरवर्ड उठा के किसी और को चिपकाती नहीं हूँ। मैं अपना ही ग्रोथ दिखाती रहती हूँ और उसके बीच में मैं पूछती रहती हूँ। यू नो, ये तो चाणक्य ने बोला था, देयर इज अ कोट फ्रॉम चाणक्य वेयर ही सेड दैट यू मस्ट ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस एंड सीक फॉर आंसर्स। सो आस्किंग इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपकी कंपनी में आपको लीड्स की जरूरत है, अपने नेटवर्क में जाओ और पूछो। डोंट सिट देयर डिप्रेस्ड थिंकिंग कि नोबडी रिस्पॉन्डेड, यू नो। Don't wait for answers right at that point of time. Answers will come to you. You will get an answer. Maybe not today, maybe tomorrow. But don't stop asking just because आपका एक बार ask fail हो गया तो आप पूछना बंद कर दो। नहीं, पूछो, बार बार जाके पूछो। एंड मैंने तो नोटिस किया है कि मैं पूछती रहती हूँ। मेरे को प्रॉब्लम भी होता है, कभी कभी प्रोफेशनली प्रॉब्लम आता है तो मैं सीधा अपने नेटवर्क्स जो भी हैं, मेरे नेटवर्क्स बने हुए, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, कुछ लिंक्डइन ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, मेरा लिंक्डइन कम्युनिटी ही है, मतलब मेरा नेटवर्क है लिंक्डइन पे। तो मैं बिंदास जाके पूछती हूँ, भाई मुझे इसकी ज़रूरत है, तो अगर कोई मुझे हेल्प कर सकता है करो। तो होता है, लोग हेल्प करते हैं, लोग आगे आते हैं, कहीं ना कहीं से डायरेक्शन आपको दिखती है। सो नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोलेशन इज absolutely not good for business and not good for mankind also. You know, we guys, when human beings came first, we used to hunt alone, है ना? हम हंट करते थे, वाइल्ड एनिमल्स हमें खा जाते थे बिकॉज हम अकेले होते थे और हमें अपना प्रे पकड़ने के लिए बहुत टाइम लगता था। जैसे ही हमें रियलाइज हुआ कि जब हम ग्रुप में जाते हैं तो वाइल्ड एनिमल्स हमें अटैक नहीं करते और हम अपना प्रे भी बहुत जल्दी पकड़ पाते हैं, तो हमने तो एक्चुअली शुरुआत ही वहां से की थी फॉर बीइंग इन अ नेटवर्क, राइट? अपना खाना पकड़ने के लिए हमने शुरुआत, अर्ली मैन ने शुरुआत ही नेटवर्किंग से की थी ना। कि भाई हम झुंड बना के जाते हैं तो हम जल्दी सक्सेसफुल होते हैं, है ना? एंड फियर भी नहीं रहता ज्यादा व्हेन यू आर इन अ कम्युनिटी, डर भी नहीं रहता ज्यादा। तो वही चीज हमें अपनी लाइफ में आज भी अप्लाई करनी चाहिए और बिजनेस में तो डेफिनेटली नेटवर्किंग इज द की, इट इज द की।
Now find the right channels, find the right communities, Hmm. and be very intelligent in talking to people. Don't spam. ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल गेट थ्रोन आउट ऑफ ग्रुप्स बिकॉज ऑफ स्पैमिंग. Hmm. तो स्पैम नहीं करना है, एंड यू नो एक्टिव रहना है, एंड यू शुड ऑल्सो एक्सटेंड अ हैंड ऑफ हेल्प टू अदर पीपल व्हेन दे ऑल्सो आस्क. Correct. Because life is about give and take, you know, we have to encourage and empower others also, while they also encourage and empower us, right? यस. नेटवर्क का इम्पोर्टेंस अभी लोग जान रहे हैं. तो बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स है, जैसा भी मेरा ही एग्जांपल है कि COEP का जो भाऊ इंस्टीट्यूट है उसमें Yeah. मैंने आपका सेशन अटेंड किया था. Right. तो उससे तो एक मतलब पहचान हो गई, और उसके साथ साथ वहाँ पे जाके सिर्फ सुन के आना ये पर्पस सर्व नहीं करेगा. तो सेशन में मैंने आपको कुछ बताया था कि मैं भी मीडिया में काम कर रहा हूँ, उससे फिर Right. एक कांटेक्ट डेवलप हुआ, उसका फिर आज बहुत सारे ऑडियंस को फायदा हो रहा है कि मैं आपको इनवाइट कर पाया. Yeah. तो अल्टीमेटली नेटवर्किंग भी एक लॉन्ग टर्म ही गेम है, और वहाँ पे जाके सिर्फ शांत बैठ के काम नहीं होगा, तो बोलना भी पड़ेगा, और कौन सा आदमी क्या देके जाएगा वी डोंट नो. Yeah. True. लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप लिंक्डइन पे एक्टिव है, मोर देन 21,000 आपके कनेक्शंस है, इंस्टाग्राम पे भी आपके काफ़ी फॉलोअर्स है. तो आजकल ये बहुत सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंस सबको पता है, लेकिन वहाँ पे ये जो नेटवर्क है सोशल मीडिया के ऊपर, जैसे लिंक्डइन जैसे अच्छे प्लेटफॉर्म्स है, तो वहाँ पे नेटवर्क कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या है, आपने कैसे बढ़ाया? सो सबसे पहले मैं सोशल मीडिया पे पर्सनल नहीं होती हूँ, तो आपको मेरी पर्सनल लाइफ नहीं दिखेगी. मैंने सोशल मीडिया को बहुत ही प्रोफेशनल रखा है, बिकॉज मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव ये है दैट आई डोंट नीड पीपल टू नो वेयर आई एम फ्लाइंग, विच सिटी टू विच सिटी आई एम गोइंग. दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. आई वॉन्ट पीपल टू नो मैं क्या कर रही हूँ और कहाँ पे मैं इम्पैक्ट ला सकती हूँ और कहाँ पे मुझे उनकी मदद लगेगी. मैं उस वे से सोशल मीडिया नेटवर्क देखती हूँ, यू नो. सो मैंने वो क्रिएट मेरा ये नेटवर्क धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो ही ऐसे हुआ है. वन इज मैंने कंसिस्टेंसी रखी है. मैं Okay. हमेशा ही पोस्ट करती हूँ. मैं कुछ भी किया, कहीं कॉलेज में कोई इवेंट हुआ, कहीं पैनल डिस्कशन में मैं हूँ, मैं पक्का पोस्ट क्रिएट करके डालती हूँ और उन लोगों को टैग करती हूँ, उन ऑर्गेनाइजेशंस को टैग करती हूँ. तो उससे क्या होता है, मेरा नेटवर्क बढ़ता है, बिकॉज उनके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स भी मुझे देखते हैं. करेक्ट. तो नेटवर्क बढ़ता है. सेकंड, मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं और ज़्यादा ग्रुप्स ज्वाइन करूँ और ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचूँ जो मुझे जानते नहीं है. पीपल हु डोंट नो मंजुला, एवरी टाइम आई शुड रीच आउट टू देम. सो यू नो, एक सिंपल चीज़ है, लिंक्डइन पे जब हम प्रीमियम अकाउंट लेते हैं तो वो हमें एक पैरामीटर देते हैं ना कि यू कैन सेंड सो मेनी ईमेल्स टू पीपल, करेक्ट. you can add so many connections in a month based on the package that you have bought. I have seen people buy that package, but people never use that to the fullest. करेक्ट. You know, I use it to the fullest. मैं सारे emails use करती हूँ जितने emails वो मेरा package देता है, and I write to people who don't know me. Okay. I reach out to people who are new. I obviously find them by their designations and people that are somebody that I'm seeking for my business growth. And then I add them to my network. They get added to my network, and then I'm, you know, showing them what all I'm been doing in my professional world. LinkedIn has been my only source of lead generation, and that too organic, with just a premium account, you know, which helps me create a lot of inventory for my own LinkedIn. So networking on LinkedIn is very good if you are a startup. That is the place you can get a lot of leads, but be very intelligent in your content. Reach out to people very smartly. Do not spam them, and give value. The minute you start sharing some value in front of them, that you know why they should look at you, why they should look at your product, what is unique that you're giving them. So obviously you will find people networking with you. So social media is there. Today
Even WhatsApp groups are there. Some really good, effective groups are there. You can, I'm sure everyone today are part of some groups or the other. I'm also part of a lot of groups on WhatsApp, and I'm constantly encouraging and empowering other people when they are posting their stuff. If they have posted their LinkedIn, I do go and like, comment on their LinkedIn. This is another thing. Social media is not only about liking and following, it's also about commenting. Correct. So if somebody has put a very smart, intelligent post there, comment with your intelligence there, make your visibility present. Correct. Not only to that person, but to a lot of people who are seeing that post. Yes. So networking, these are the tools of networking today, which you can do from your phone itself in your hand. Your, metro will start very soon in Pune. You will have so much of time on your hand. That time you can, start networking on your handset, on your LinkedIn accounts, on your WhatsApp, and start building more relations with people. So I can proudly say that I have spent very minimum on marketing, very, very minimum in the last 10 years on marketing. I have invested more time on building network and getting to people through the network only. Like, we met through a network of Bhau Institute, and Mandhar Joshi is the person I know for last 10 years, and he Correct. keeps promoting me. He moved to Bhau Institute and he got me into Bhau as well. So that is what is more impactful. So just to summarize the last point what you said कि एक क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पे हमें पर्सनल कौन से प्लेटफॉर्म्स पे डालना है और प्रोफेशनल अपडेट्स कौन से प्लेटफॉर्म पे देने, तो Yeah. वो मिक्स नहीं करना चाहिए. Yeah. फर्स्ट इनसाइट. एंड सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने बताया बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं. वो तो ठीक है, हमने क्या किया वो तो हमने डाला, लेकिन दूसरे लोगों को भी हमें थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए बाय लाइक करके, Yeah. कमेंट करके. वो फ्री है. हम लोग भूल गए हैं Exactly. कि लाइक और कमेंट करना फ्री है. Yeah. और उसका उन्हें मोटिवेशन मिलता है और हमारा भी एक रिकॉल होता है, मतलब नोटिफिकेशन Yeah. जाता है कि इसने कमेंट किया है. सामने वाले को भी एक कहीं ना कहीं पे वो गुडविल हमेशा डेवलप होता है. तो Definitely. Yeah. ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन डेफिनेटली उसका रिजल्ट Yeah. नंबर ऑफ कनेक्शंस में दिखता है. मतलब कुछ लोगों के नहीं है, इतने टॉप लेवल पे रह के भी कनेक्शंस बहुत कम होते हैं. और आपने एक मतलब उसमें भी एक अच्छी प्रोसेस फॉलो करके, वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. आज मैं तो बोलता Yeah. हूँ कि सोशल मीडिया पे जो फॉलोइंग है वही सबसे बड़ा एसेट है. Yeah. जमीन और वो सब अभी आउटडेटेड हो गया है. सो True. हमारा जो आज का पॉडकास्ट का पर्पस था, मुझे लगता है वो सर्व हो गया. पर्पस ये था कि स्टार्टअप में जो फेलियर रेट है, कहीं ना कहीं आज के पॉडकास्ट के वजह से अगर स्टार्टअप फाउंडर्स इसको देखेंगे, बार बार देखेंगे, शेयर करेंगे, तो ये जो फेलियर रेट है ये 0.1% से भी अगर कम हो गया, तो इट विल बी अ वेरी गुड कंट्रीब्यूशन टू द स्टार्टअप इकोसिस्टम. Yeah. आपने इतना टाइम दिया और डिटेल्ड हमें एक्सप्लेन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. Thank you. Namaskaram. Thank you.